हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है मनी एंड मनी सप्लाई। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई और दूसरा M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मनी सप्लाई। इसको पहले पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और इन एग्जिस्टेंस इन अ कंट्री। इसका मीनिंग है जितना भी मनी का टोटल अमाउंट किसी भी कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, उस टोटल अमाउंट को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका सेंस ये हुआ कि जितना भी मनी का स्टॉक किसी भी इकॉनमी में अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, दोनों ठीक हैं। दोनों में से आप कोई भी समझ लीजिए। मेन टारगेट हमारा है कि पॉइंट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मनी का जो टोटल स्टॉक है जो कि इकॉनमी में अवेलेबल है, इकॉनमी में अवेलेबल होने का मतलब है फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ट्रांजैक्शंस के लिए जितना भी स्टॉक मनी का अवेलेबल है किसी भी कंट्री में, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नोट करने के लिए हैं इस टॉपिक के लिए। ये टॉपिक कुछ और अच्छे से समझने के लिए हमें एक दो पॉइंट्स समझने ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट है टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी। दो टर्म्स हमने पढ़े हैं, स्टॉक ऑफ मनी और दूसरा सप्लाई ऑफ मनी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, आइए पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज़ ओनली दैट पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मनी which is held by its users in spendable form at a point of time। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी किसको बोलते हैं कि मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और वो हिस्सा कौन सा है, जो कि अवेलेबल है कंट्री के यूज़र्स के पास, लेकिन किस फॉर्म में, स्पेंडेबल फॉर्म में। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी मनी यूजर्स के पास अवेलेबल है उस पैसे को खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, तो उसी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। और ये मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी का एक पार्ट है। ये है हमारा पहला पॉइंट जो समझने के लिए है। दूसरा पॉइंट हमारा समझने के लिए क्या है, इसको पढ़ते हैं। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड। जितना भी मनी का स्टॉक गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे आर सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम दोनों ही मनी के सप्लायर या प्रोड्यूसर्स हैं। ऐसा क्यों, आगे और लिखा हुआ है, एंड कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि जितना भी मनी इन दोनों के पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास, वो अगर एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं है तो वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। तो हमारे पास तीन सोर्सेज अवेलेबल हैं किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई के लिए। पहला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस टाइप की मनी सप्लाई करती है, विच इशूज़ 1 रुपी नोट्स एंड ऑल अदर कॉइन्स। तो गवर्नमेंट 1 रुपये का नोट और सिक्के इशू करती है। दूसरी कैटेगरी है आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इट इशूज़ पेपर करेंसी। तो आरबीआई हमारी कंट्री में पेपर करेंसी इशू करती है। तीसरी है कमर्शियल बैंक्स, विच क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई करते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में करते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स कैसे क्रिएट होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर मनी सप्लाई का टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा है और हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि मनी सप्लाई को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये किसी भी तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास ये पहला मेथड है M1 मेजरमेंट। इसमें 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, सी, डी और ओडी। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, पहला है सी,
C फॉर होता है करेंसी। करेंसी में पेपर नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आ जाएंगे। तो जितना भी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स पब्लिक के पास अवेलेबल है वो हमारे पास C कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है DD को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स करंट अकाउंट की फॉर्म में या सेविंग अकाउंट की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल है, तो वो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक का है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। तो जितना भी अदर डिपॉजिट्स RBI के पास है, लेकिन किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। और ये डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में वो किसका है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है, फॉरेन सेंट्रल बैंक का हो सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF या वर्ल्ड बैंक का हो सकता है। तो ये जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस के RBI के पास है, ये भी कैटेगरी मनी सप्लाई में इंक्लूड हो जाती है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।